आरसीएम का जो मॉर्निंग सेशन है उसका नाम बदल के आरसीएम गुरुकुल कर दिया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घोषणा मैं समझूंगा इसको। क्योंकि जिस तरह से हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, विद्यालय में भेजते हैं, उसी तरह से अब आरसीएम का जो मॉर्निंग का सेशन है ये भी हमारे लिए एक विद्यालय बन गया, एक गुरुकुल बन गया। वहां से हमारी टीम के अंदर बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं, बड़ी अच्छी लीडरशिप में बदलाव आने वाले हैं। तो सुबह के इस सेशन को अपने को पकड़ लेना है। सबसे पहली बात तो यही है, मजबूती से पकड़ लेना है। इवन की प्रयास यही रहे कि उसको लाइव अटेंड किया जाए। अगर किसी भी कारण अगर लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से हर दिन के हर सेशन को जरूर अटेंड किया जाएगा। वहां पे वैल्यूएबल एजुकेशन मिल रही है, वहां पे वो एजुकेशन मिल रही है जो एक रियल अभियान को चलाने के लिए चाहिए। और जो आपके अंदर एक एक मिशनरी सोच होनी चाहिए वो वहां से मिलेगी और कहीं से नहीं मिल सकती। बाकी बहुत कुछ आपको अलग अलग जगह से मिल सकता है, लेकिन जो मिशनरी सोच है ना वो टीसी सर के माध्यम से मिल सकती है। क्योंकि मिशनरी सोच वही व्यक्ति दे सकता है जिनका चलाया हुआ मिशन होता है, जिनका अभियान खुद का होता है ना, वही सोच को ट्रांसफर कर पाते हैं। तो साथियों, बिल्कुल सबसे पहला तो मेरा यही है कि अगर आपने सफल होना है, अगर आपने कामयाब होना है, अगर आपने अभियान को अपने आत्मा में उतारना है, तो ये मॉर्निंग का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका नाम रख दिया गया आरसीएम गुरुकुल। तो अब चलिए थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे दूं। कुछ साथी हो सकता है नए चेहरे हों जो पहली बार हम लोग मिल रहे हैं। तो मेरा नाम JS विर्क, लुधियाना पंजाब से हूं साथियों। किसान परिवार का बैकग्राउंड है मेरा, पिताजी का काम किसानी का रहा, लेकिन मैंने 11 साल प्राइवेट नौकरी करी है। और प्राइवेट नौकरी करते करते अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया था। और जो मेरी नौकरी थी वो ड्राई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट शिपिंग लाइन में ज्यादा रही है, मार्केटिंग का। और जब ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया था एक अनजान आदमी के थ्रू आया। वो अनजान आदमी माननीय श्री राकेश अरोड़ा सर हैं। मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगा परमात्मा का कि परमात्मा ने उनसे मेरी मुलाकात करवाई। फिर उसके आगे इस बिजनेस को बढ़ाने और सीखने के लिए माननीय शैलेंद्र ढींगरा सर, प्रमोद गुलाटी सर और गुरुदेव मिस्टर राकेश शर्मा सर का साथ और आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला, आज तक मिलता आ रहा है। और उनकी डायरेक्शन और उनकी गाइडलाइन ही कहीं ना कहीं मुझे जो बना पाई, जहां तक ले जा पाई, ये सब उनका आशीर्वाद और उनका ही नतीजा है। मैं जो भी हूँ, जो भी सीखा है, सब सिस्टम की देन है। और उन्हीं में से कुछ चीजें आज मैं अपने तजर्बे से जो मुझे लगी कि ये चीजें एक अच्छी लीडरशिप के लिए होनी चाहिए, वही चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसके अलावा मेरे सफर में मैं अगर मैं बात करूं तो जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी तो 977 रुपए के पहले पे आउट से शुरुआत हुई थी। मेरे घर में एक छोटी सी होम मीटिंग हुई, इस टॉपिक को भी पकड़ना है। होम मीटिंग के माध्यम से मेरा स्टार्टअप हुआ कि मैंने अपने कुछ जानकारों को घर पे इकट्ठा किया। मुझे जानकारी देनी नहीं आती थी, सीनियर आए और उन्होंने जानकारी दी और वहां से मेरा बिजनेस शुरू हुआ 977 रुपए के पहले पे आउट से। फिर होम मीटिंग की ताकत पहले ही दिन समझ में आ गई और उसकी ताकत को पकड़ के चले। जल्दी ही मैं खुद होम मीटिंगें करने वाला बन गया और लगातार इस बिजनेस को आगे बढ़ाते रहे। पहली बार जब मैं सेमिनार देखा था तब दिमाग थोड़ा खुला था। उससे पहले ज्वाइनिंग को तो मुझे कुछ समय हो गया था, लेकिन मैंने काम नहीं किया था। 2-3 महीने तक मेरी अपलाइन मुझे सेमिनार में बुलाते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी बहाने से बनाता रहा, क्योंकि मेरा उस तरह का विजन नहीं बन पा रहा था। मैं कंपनियों वगैरह में आना नहीं चाह रहा था। लेकिन जब, क्योंकि कंपनियां उस समय बहुत इस तरह की आ रही थी जो कहीं ना कहीं हमारे फेस वैल्यू को खराब करती थी और लोग थोड़ा डरते थे, यार ये कंपनी कंपनी के चक्कर में नहीं पड़ना। तो उसी तरह की कुछ मानसिकता मेरी भी थी। लेकिन जब आरसीएम में गया तो समझ में आया, नहीं यार ये उस तरह का सिस्टम नहीं है, इसमें जाने को कुछ नहीं है लेकिन आने को बहुत कुछ है। और ये एक पवित्र सोच का सिस्टम है। इसमें कहीं भी किसी का लॉस नहीं, ना किसी इंसान का, ना किसी देश का, ना किसी व्यक्ति का, कुछ भी घाटा नहीं है। लेकिन अगर हमने इसको सही से पकड़ा तो हम जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि वहां के जो रॉयल्टी टेक्निकल अचीवरों को मैंने मंच पे देखा तो मुझे लगा कि यार ये भी अलग अलग फील्ड के लोग हैं, अगर ये आगे बढ़ सकते हैं तो मैं भी बढ़ सकता हूँ। दूसरी तुलना मैंने करी, जब मैं 11 साल की नौकरी में आज भी परेशान हूं, आज भी मुझे कल अगर मैं काम ना करूं तो मेरी इनकम जीरो हो सकती है। और ये लोग अगर कल को काम ना करें तो इनकी इनकम कभी जीरो नहीं होगी, क्योंकि लोग खाना पीना नहाना धोना बंद कर नहीं सकते, जिंदगी की जरूरतें कभी बंद हो नहीं सकती। तो फिर इनका फ्यूचर स्थायी है और मेरा फ्यूचर अस्थायी है। तो वहां से मैंने जब कंपेयर किया तो फिर निर्णय लिया। अपलाइन के पास बैठे, मैं कहा गुरुदेव ये बिजनेस क्या है, कैसे काम करेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद जो आप कहोगे, जैसे आप कहोगे, मैं करने के लिए तैयार हूं। बस मेरी शर्त यही है कि मुझे कामयाबी चाहिए, मुझे रॉयल्टी टेक्निकल जैसे मुकाम चाहिए।
तो वहां से पहले दिन से रॉयल्टी टेक्निकल की सोच बना के मैं उतर गया मैदान में। पार्ट टाइम में किया 11 महीने, उसके बाद फुल टाइम हो गए। और परमात्मा की कृपा से आज मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन को लंबा ना ले जाऊं, तो आज स्वर्ग जैसी जिंदगी है साथियों। जो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो भी सुविधाएं घर में होनी चाहिए, उस तरह की सारी सुख सुविधाओं वाले जीवन मुझे आज मिला है। साधन की बात करूं तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार कारें हैं। आज मैं 16 फीट लंबी करोला एल्टिस कार पे चलता हूं, जो कि प्रीमियम सेगमेंट में आती है। तो ये सारा देन सिर्फ इस बिजनेस की बदौलत है, क्योंकि शुरुआत मेरी बाइक से ही हुई थी। तो हर बंदे का जीवन बदल सकता है, बशर्ते कि वो अपनी लीडरशिप को निखारे। जिस टॉपिक में आज आना चाह रहा हूं, जिस विषय पर मैं आज बात करूंगा, ये सारे का सारा बिजनेस ना लीडरशिप का है। अगर आपके, क्योंकि देखो एक बात को और समझो, इस बिजनेस में बहुत लोग आते हैं, फिर सारे सफल क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि सारे लोग अपनी लीडरशिप पे काम नहीं करते, वो काम करते हैं लोगों को जोड़ने पे। ये एक्चुअली लोगों को जोड़ना एक बहुत दूर की बात है, ये पहले अपने आप को तैयार करने का बिजनेस है। उसी टॉपिक के इर्द गिर्द आज हम बातचीत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर कोई चेहरे आज थोड़े नए हैं, अगर कोई साथी अभी अभी जुड़े हैं, तो थोड़ा सा विजन का टॉपिक मैं पहले डिस्कस करना चाहूंगा। उसके बाद हम लोग फिर एक लीडरशिप के टॉपिक पे आते हैं, और फिर हम देखते हैं कि कहाँ पे अपने आप को और बेहतर करने की जरूरत है। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, और मेरा स्क्रीन शेयर होते ही थोड़ा सा अशोक जी बता दीजिएगा स्क्रीन आगे। यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है सर। हाँ यस सर, बिल्कुल। जी। जी। यस, तो बिल्कुल सबसे, दिख रही है। हाँ, आवर विजन। क्योंकि देखो एक चीज को आप समझो, जब तक किसी भी काम के प्रति हमारा विजन नहीं बनता, तब तक हम उसके ऊपर समय क्यों लगाएं, या उसके ऊपर पैसा क्यों लगाएं, या क्यों उसके अंदर, अगर आपको समझ में नहीं आता ना, तो आप कभी 100 रुपए भी नहीं खर्च करोगे। अगर समझ में आ गया तो आप लाखों रुपए खर्च करने के लिए इंतजाम करने लग जाते हो। समझ में आना चाहिए कि इसका भविष्य क्या है, यहां से मुझे मिलने क्या वाला है, मैं क्यों खर्च करूं अपना समय या अपना धन। तो ये सबसे पहला जरूरी काम है कि मैं आगे लीडरशिप के गुण बताऊं। वो गुण क्यों आप अपने अंदर लेके जाओगे, पहले उसका विजन क्लियर होना जरूरी है। तो यहां से हम चलते हैं। साथियों, एक बात को आप अच्छे से समझ लें कि 2030 तक बेरोजगार हो जाएंगे दुनिया के 2 अरब युवा। इंडिया की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये पूरी दुनिया की बात हो रही है। पूरी दुनिया में बेरोजगारी का आलम फैलने वाला है आगे आगे। रोजगार कहीं भी किसी भी कंट्री में बढ़ने वाला नहीं है, हर कंट्री में रोजगार नीचे जाएगा। उसका कारण समझने की जरूरत है भी, क्यों पूरी दुनिया में रोजगार नीचे जाएगा? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी का बढ़ना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जैसे जैसे किसी भी तरह में मशीनरी बढ़ेगी, या कोई भी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो आदमी फ्री हो जाएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी आ किस लिए रही है, मशीनरी आ किसके लिए रही है? आदमी का काम करने के लिए। और जैसे जैसे आदमी का काम मशीनें करने लगेंगी, रोबोट्स करने लगेंगे, टेक्नोलॉजी करने लगेगी, तो आदमी फ्री होता चला जाएगा, है ना? तो जैसे जैसे आदमी फ्री होता चला जाएगा, वैसे वैसे रोजगार पूरे देश, पूरे कंट्री में, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में रोजगार कम होंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि रोबोट्स इनेंगे 80 करोड़ जॉब्स, यानी कि 50 लाख रोजगारों पर मशीनों का कब्जा। हम लुधियाना में रहते हैं, लुधियाना थोड़ी इंडस्ट्री बेल्ट है। तो यहाँ पे आज से 15 साल 20 साल पहले हम लोग देखते थे कि जब भी फैक्ट्रियों की छुट्टी होती, हुटर बजता, तो हजूम के हजूम हजारों लोग फैक्ट्रियों से निकलते। लेकिन आज वैसा नहीं होता। आज कुछ सैकड़ों लोग सिर्फ निकलते हैं बड़ी, इतनी बड़ी फैक्ट्री से। क्यों? कहाँ चला गया वो हजारों लोगों का काम? क्या फैक्ट्री में काम कम हो गया? नहीं, काम तो फैक्ट्रियों के बढ़ गए हैं, प्रोडक्शन तो बढ़ी है, लेकिन काम मशीनें करने लगी, आदमियों की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह आने वाले समय में हर व्यक्ति की जॉब कहीं ना कहीं मशीनें अपने हाथ में ले लेंगी। इसीलिए पूरी दुनिया में, इंडिया में तो सबसे ज्यादा, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा आबादी वाला कंट्री है, तो यहां भी बेरोजगारी का आलम बढ़ेगा। भारत में 40 करोड़ रोजगार पर खतरा बढ़ सकती है गरीबी। 40 करोड़ रोजगार पर खतरा बनेगा साथियों। और लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की हकीकत समझो। लोग फिर भी अपनी मानसिकता को नहीं बदल रहे।
और उसी तरह से अपने उसी भीड़ में ही मतलब अपने आप को साबित करने पे लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? झाड़ू लगाने की नौकरी पाने के लिए दौड़ रहे हैं। क्या? बीए, एमए और डिप्लोमाधारी झाड़ू लगाने की नौकरी। देखो, यानी वो सोच रहे बीए करने के बाद, एमए करने के बाद, डिप्लोमाधारी होने के बाद ये सोच रहे हैं कि चलो पीयून की नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी की मानसिकता इतनी कूट कूट के हमारे दिमाग में भर दी जाती है कि हम वक्त के परिवर्तन को भी नहीं समझ पाते समटाइम, कि वक्त जा किधर रहा है और हम कौन सी भीड़ में गुम होते चले जा रहे हैं। चपरासी के 62 पद निकले और 93,000 लोगों ने आवेदन दे दिया, जिसमें से 3740 पीएचडी थे। पीएचडी, हमारे देश की सबसे रिस्पेक्टफुल डिग्री पीएचडी। इससे ज्यादा बंदा क्या पढ़ेगा बताओ? और चपरासी के उस 93,000 लोगों की भीड़ में आके खड़े हो गए। बताओ, ये हमारे देश के रोजगार का भविष्य है। लेकिन ये ऐसी मेरे पास दर्जनों मतलब न्यूज़ हैं, लेकिन आज हम थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे, तो शर्मदार को इशारा ही काफी। लेकिन एक तरफ वो दरवाजे बंद हो रहे हैं रोजगार के, दूसरी तरफ आप देखो, गूगल पे जाओ और सबको सर्च कर करके दिखाओ, ये लिखो बिगेस्ट बिजनेस इन इंडिया इन 2025। ये गूगल पे सर्च किया करो। जब भी किसी के पास बैठते हो ना, सबसे पहले यही सर्च किया करो आरसीएम बिजनेस बताने से पहले, कि यहाँ पे क्या लिखा है कि 2000, मैंने पूछा गूगल से कि 2025 में इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा होगा, तो गूगल ने बताया कि डायरेक्ट सेल मार्केटिंग जो है वो 64,500 करोड़ को टच कर जाएगी 2025 तक। ये रिपोर्ट कब डली? जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई थी 2016 में, तो तब ये 750 करोड़ की इंडस्ट्री थी मात्र। और तब ये किसने कहा? केपीएमजी और फिक्की, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड अदारे हैं सर। अब इतने बड़े बड़े अदारे ये बात को कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ को टच कर जाएगी, जबकि तब ये मात्र 750 करोड़ की थी। यहां से विजन देख के इतनी बड़ी बात करना गवर्नमेंट के अदारों के बारे में छोटी बात नहीं है। और अब ये इंडस्ट्री 27,000 करोड़ तक चली गई है, और ये दिन दूर नहीं है कि 2025 से पहले पहले हम 64,500 करोड़ को टच कर जाएंगे। और मैंने पिछली स्लाइडों में रोजगार की कमियों की बात करी, और यहां पर देखो क्या आ रहा है, 18.1 मिलियन एम्प्लॉयमेंट पैदा करेगा डायरेक्ट सेलिंग 2025 तक जाते जाते। यानी घर घर रोजगार देने की ताकत अगर किसी इंडस्ट्री में है, पूरे देश के रोजगार का की कमी को पूरा करने की ताकत अगर किसी में है, तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो इसीलिए आप प्राउड फील करें कि आप एक ऐसे रास्ते पे चल पड़े हैं जिसका भविष्य बहुत सुनहरा है। सोलोनी यूनिवर्सिटी इसके ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन करा रही है, बीबीए इसके ऊपर शुरू हो गया, एमबीए इसके ऊपर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर शुरू हो गया, पीएचडी लोग डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हैं। एक बात बताइए, आज तक हम और आप कितना भी पढ़े हैं, कभी कोई कारोबार कभी किसी पढ़ाई में पढ़ाया गया आपको या हमें? आप कहेंगे नहीं। तो ये पहली बार इंडियन गवर्नमेंट के एजुकेशन इतिहास में अगर डायरेक्ट सेलिंग एक सब्जेक्ट बनता जा रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है। आने वाले समय में, आज के 5 साल, आज से 10 साल बाद, बच्चे बच्चे की जुबान पे डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज होगी, और बच्चों को पता होगा कि मुझे 50 साल नौकरी करके मरने की बजाय मैं 5 साल में अपनी लाइफ सेट कर सकता हूं। तो वो क्यों जाएंगे नौकरी की तरफ? क्योंकि सेकंड ऑप्शन मजबूती से तैयार हो चुका होगा। तो आने वाले समय में तो किसी को समझाना नहीं पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग, बस एक अच्छी कंपनी की तलाश होगी लोगों को। तो हमें समझना पड़ेगा इन चीजों को। ये स्लाइड मुझे बहुत मोटिवेट करती है, ये 2016 की स्लाइड है, और इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि यूएसए की आबादी तब 32 करोड़ थी और हमारी 132 करोड़ थी। जब 32 करोड़ की आबादी 2,12,000 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, तो बताइए फिर 132 करोड़ की आबादी उनसे 4 गुना ज्यादा बिजनेस क्यों नहीं करेगी? सोचने वाली बात है, विजन वाली बात है। जब एक छोटा सा मुट्ठी भर यूएसए हमसे 4 गुना छोटा 2,12,000 करोड़ का बिजनेस कर सकता है, तो हम उनसे 4 गुना 5 गुना बिजनेस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आबादी हमारे पास सबसे ज्यादा, लोग हमारे पास, यंगस्टर हमारे पास, जरूरतें हमारे देश में रोजगार की, चाहत जिंदगी को ऊपर उठाने की हमारे देश में ज्यादा। वो तो समृद्ध कंट्री है, सारी सुविधाएं उनके पास होती हैं। तो इन बात को आप समझिए कि हम एक क्रांतिकारी देश में बैठे हैं, और यहाँ पे हमारी आबादी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो इसी वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग ने इतनी स्पीड पकड़ ली है। मैंने बताया कि 7,500 करोड़ की थी, ये पीछे मैंने बताया नीचे लगभग लगभग, और जैसे ही स्पीड पकड़ी तो मात्र 3 साल के अंदर ये 17
17,000 17,500 करोड़ तक चली गई, और उसके बाद ये 22,500 करोड़ तक चली गई, आज 27,000 करोड़ तक चली गई है। और इंडिया में सीजीआर में कहीं इनका नाम नहीं आता था, सीएजीआर में आज हमारा स्थान 12वें से उठ के 11वें पे आ चुका है, यानी वर्ल्ड में हम 11वें पायदान पे आ गए हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगले 10 सालों के अंदर अंदर हम लोग पहले टॉप 3 टॉप 5 पायदानों में आने वाले हैं। अगले 15 सालों में हम लोग तो पहले फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, ऐसे एक्सपर्ट्स का कहना है। तो आप समझिए कि हम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में भारी उड़ान, बड़ी तेजी से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है साथियों। ये मुझे बहुत मोटिवेट करती है तस्वीर। इसमें लिखा पीएम का मुख्यमंत्रियों को संदेश कि डायरेक्ट मार्केटिंग पर जोर होना चाहिए। हम नत्थू लाल से सलाह देते हैं, हम पड़ोसियों से सलाह लेते हैं, हम चाचा मामा ताया से सलाह लेते हैं। भैया जब देश का पीएम खुद कह रहा है कि डायरेक्ट मार्केटिंग पे जोर होना चाहिए, तो सलाह किसकी सुन रहे हो आप? यहां से समझने की जरूरत है, ये बहुत बड़ा विजन देती है ये स्लाइड, है ना। तो बाकी इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारा तो रोल ही बहुत छोटा है। 99% काम कंपनी करती है, हमें तो 1% काम करना है। कंपनी के काम गिनवाऊं मैं आपको? पैसा कई हजार करोड़ किसका लगा हुआ है? कंपनी का। प्लांट, फैक्ट्रियां फैक्ट्रियां कौन लगा रही? कंपनी। प्रोडक्ट की प्लानिंग करना, रॉ मटेरियल देखना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, प्रोडक्शन करना, कहाँ पे कितना प्रोडक्ट चाहिए, ये सारा काम कंपनी का। टैक्स एंड लीगल मैटर देखना, गवर्नमेंट के सारे फंडे देखना कंपनी का काम है। ट्रांसपोर्टिंग, पूरे इंडिया में माल पहुंचाना, मैनेजमेंट को देखना, स्टाफ को सैलरी देना, बिजनेस हमारी कैलकुलेशन करना, हमारे सबके अकाउंट में पैसा डालना, ये सारे काम तो कंपनी के हैं। इसमें कुछ भी अपन अपनी फैक्ट्री लगा के देखो छोटी सी, सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। अपना तो वो काम ही नहीं, मतलब बादशाह आदमी है साथियों। अपना काम क्या है? सिर्फ दो ही तो काम है, खाना है, बताना है, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। इतना छोटा सा काम करके, सिंपल सा काम करके हम अपनी टोटल जिंदगी बादशाह जैसी बना सकते हैं। इसी का नेटवर्क बनाना, खाने और बताने वालों का नेटवर्क बनाना है। यही तो सिखाएगा हर जगह जहां से भी सीखोगे। होगा कैसे? ये रातों रात नहीं होगा। अभी भी टीसी सर ने कहा कि भैया अगर कोई आपको बोलता है ना रातों रात सफलता मिलेगी, तो आपको बेवकूफ बना रहा है। सफलता रातों रात नहीं मिलती। मेरे हाथ में एक बुक है सर, जीत आपकी, शिव खेड़ा साहब की। ये बुक क्या कहती है? कुछ बुनियादी असूलों का लगातार पालन करते रहना ही सफलता है। और असफलता क्या है? कुछ बुनियादी असूलों को इग्नोर करना असफलता है। सिंपल। बुनियादी किसी भी काम के बुनियादी असूलों का लगातार पालन करते जाओगे, तब धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ते जाओगे। रातों रात कभी सफल, अरे साल 2 साल तो हमें खुद सांचे में ढलने में लग जाते हैं, एक अच्छा लीडर बनने में। अपने आप को बदलने में समय लग जाता है, तो जिंदगी कैसे बदल जाएगी? खुद को बदलने में ही साल 1.5 साल हम गवा देते हैं। खुद को वहां पे लाने में जो असली काम एक्चुअली हमें करने हैं, वो बातें ही जाके देर में समझ आती हैं। तो फिर इतनी जल्दी सफलता क्या? जब तक हम खुद ही नहीं बदलेंगे तो जिंदगी कैसे बदलेगी? तो यहां पर एक मैं पैटर्न बता रहा हूं कि ये कैसे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। शुरुआती दौर में, शुरुआती 6 महीने में आपको बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत काम, और छोटे सा पैसा मिलेगा उसके बदले में, ना मात्र। और ज्यादातर लोग यही मैदान छोड़ के चले जाते हैं। तो यार बहुत भागे, बहुत मेहनत करी, बहुत लोगों को ज्वाइन कराया, ये कराया वो कराया, पैसे तो थोड़े से आते हैं। अरे भैया पौधा कोई फल थोड़ी देने लग जाता है। पौधा तो पौधा है ना, उसको वृक्ष बनने तो दो, उसको पेड़ बनने तो दो, उसको थोड़ा बड़ा होने तो दो, उसका तना मजबूत होने दो, उसकी शाखाएं निकलने दो, तभी तो जाके वो फल देगा। कभी आपने पौधा लगाते उससे फल की उम्मीद करी 6 महीने में? ये वैसा ही बिजनेस है, पौधे को पेड़ बनाने जैसा बिजनेस है। और 1 साल तक जाते जाते आपके साथ कोई 10-15 लोग ऐसे मजबूत खड़े हो जाएंगे जो आपकी तरह परफॉर्म करने लगेंगे। और हो सकता है कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो आप एक रॉयल्टी जैसे मुकाम पे आ जाओगे, जहां पे एक स्मार्ट सी इनकम आपको आने लगेगी। 20,000, 25,000, 30,000, डिपेंड ऑन योर चेंजेस भी, आप अपने अंदर चेंजेस कैसे करते हैं। तो इसी तरह थोड़ा और बढ़ेंगे तो आपके साथ हाथ कंधे से कंधा मिलाने वालों की संख्या सैकड़ों में चली जाएगी, और आप एक और बड़े मुकाम पे आ जाओगे। टेक्निकल जैसा मुकाम हो सकता है ये आ जाए, है ना। चाहे ऐसे चलते चलते आपके साथ हजारों लोगों की टीम खड़ी हो जाएगी, और आप हो सकता है कि लाखों रुपए महीना कमाने वाले बन जाओ, है ना। ये जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं अपना ही बता रहा हूँ, वैसे ऐसे ऐसे ही मेरे साथ अचीवमेंट आई है। तो 3 साल के अंदर अंदर मैं एमराल्ड बन गया था। तो इसी तरह से चलते चलते एक वक्त ऐसा आएगा साथियों, जब हम
हमारे साथ हजारों लोगों की मजबूत टीम कंधे से कंधा मिला के अलग अलग एरिया में, अलग अलग स्टेटों में, पूरे देश में काम कर रही होगी, और आप कमा रहे होंगे लाखों रुपए महीना, 4 लाख 5 लाख ऐसा करके। और यही है, एक वक्त ऐसा आएगा काम कुछ भी नहीं, सिर्फ देख रेख करना, सिर्फ मैनेजमेंट करना काम रह जाएगा, और आपकी इनकम कभी भी नीचे आने वाले नहीं है। 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख, आप जानते हैं 50-50 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो इस तरह का सिस्टम है। आज एक मान लो जिंदगी के 5 साल में आपका सारे काम करने का खत्म हो जाए और इनकम लाखों में आए, तो कितनी बड़ी मजेदार चीज है। फिर तो 5 साल अपने को इंतजार करना ही चाहिए, है ना। इस बात को समझने की जरूरत है। तो इसी तरह से आगे बढ़ता है। आपके सारे गोल पूरे होंगे साथियों, जो भी जिंदगी के टारगेट बनाओगे पूरे होंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, मिशनरी सोच रखनी है, जैसे टीसी सर बता रहे हैं, दूर का विजन रखना है, और वैल्यू नहीं खोनी। ये तोड़ा फोड़ी वाला बिजनेस नहीं करना, जुगाड़ वाला बिजनेस नहीं करना, शॉर्टकट वाला बिजनेस नहीं करना, एक एथिकल वैल्यूएबल बिजनेस करना है, जो कि हर महीने लगातार ग्रोथ करता जाए और आगे बढ़ता जाए, कोई जुगाड़बाजी नहीं करनी। तो ये अगर आपने 3 चीजें फॉलो करी, तो जो भी आप ड्रीम बनाओगे वो आपका पूरा होने वाला है। तो इस स्लाइड को हम लोग यहाँ पे खत्म कर देते हैं, और मेन स्लाइड की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। लेकिन एक बार मैं आपके थोड़ा दर्शन करूं स्लाइड बंद करके। हाँ जी, तो मैं एक बार देखना चाह रहा हूं कि क्या आप तैयार हैं आगे की लीडरशिप के बारे में बात करने के लिए। आर यू रेडी? हाथ खड़ा करके थोड़ा बता दें, आर यू रेडी? अच्छा लग रहा यस है? सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। चलिए पहला जो बहुत। सर का पार्ट रहा विजन का, वो हाँ वाकई सर, मतलब जो साथी समझदार हैं। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि संख्या ये लगातार बढ़ रही है। यानी जैसे जैसे लोग सुन रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि यार मैं कुछ चीज खो दिया हूँ, अब फोन कर रहे हैं। जबकि पहले ही मैंने बोला था कि आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। तो ये संख्या बढ़ती हुई ये चीज बता रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। जी जी जी, तो अभी अपन चलते हैं सर लीडरशिप के टॉपिक के ऊपर। अभी हम लोग जानेंगे कि एक अच्छा लीडर कैसा होता है। तो देखो, एक चीज को आप समझ के चलिए, मैं पहले शुरू में भी मैंने बताया कि ये बिजनेस ज्वाइन करने से नहीं होता, ये बिजनेस लीडर बनने से होता है। लीडर का मतलब क्या, पहले तो इस बात को आप समझो। लीडर का मतलब है लीड करना। लीड करना मतलब आगे लगना। आगे लगना मतलब करके दिखाना। जो आप बनोगे ना, तो आपकी नकल में लोग बनेंगे। इस बात को आप समझ के चलिएगा। तो आपको जो भी करना है, पहले अपने आप को तैयार करना है। जो मेन काम करना है ना, वो खुद पे करना है। मेन 90% काम आपने खुद पे करना है। तो बाकी तो आपको देख के ही दुनिया बदलने लग जाएगी। इस बात को आप समझ के चलिए। अगर आप सोचें कि यार मैं ना बदलूं, बस एक बंदा ए ग्रुप में बढ़िया मिल जाए और एक बी ग्रुप में बढ़िया मिल जाए और मेरा कल्याण हो जाए, वो दिन कभी आने वाला नहीं है। क्योंकि शेरों को शेर मिलते हैं, गिद्धड़ों को कभी शेर उसकी संगत नहीं करते। तो अपने को खुद शेर बनना है, ताकि हमारी टीम में शेर पैदा हो सके। तो चलिए मैं अगली स्लाइड पे लेता हूं साथियों, कि एक अच्छी लीडरशिप जो है वो कैसे बनेगी। स्लाइड आ गया होगा सर? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। आज अपन बात करने वाले हैं बेसिक क्वालिटी फॉर ग्रेट लीडर। एक अच्छे लीडर के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो टॉपिक हम उसका लेंगे, तो लेंगे व्हाई बिल्ड दिस बिजनेस। इस बिजनेस को बिल्ड क्यों किया जाए, या अपने अंदर की लीडरशिप को क्यों निखारा जाए, क्या कारण है। लीडरशिप, एक अच्छी लीडरशिप निखार के आपको मिलने क्या वाला है, उस पर सबसे पहले बात करते हैं। अगर आपने अपनी लीडरशिप को निखारा, अगर आपने एक अच्छा लीडर बने, तो आपको मिलेगी मनी फ्रीडम। जैसे हमने पीछे बात करी कि आप 2 से 5 साल में फ्री हो जाओ। अच्छा एक बात और, अपने काम करना क्यों? क्योंकि हमने काम इसीलिए करना है क्योंकि हमने जिंदगी भर गधों की तरह काम नहीं करना। इस मेरे शब्द को समझें आप। हमने काम इसीलिए करना है क्योंकि हमने जिंदगी भर काम नहीं करना। फ्री हो जाना है काम से, और फिर मिशन के लिए काम करना है। एक एक आजादी के साथ काम करना है ना। तो इस तरह से ये मनी फ्रीडम, ये बिजनेस हमें देगा कि एक वक्त ऐसा लेके आएगा कि जब पैसे के लिए मजबूरन काम नहीं करना पड़ेगा। आपके अंदर शौक है तो चाहे आप कितना भी काम करो, लेकिन मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि जाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, नहीं तो नीचे चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं।
इसलिए आपको ये फ्रीडम देगा। दूसरा, ये आपको टाइम फ्रीडम देगा। आज मैं अपनी बात करूं, मैं अपने परिवार को कार में बैठाऊं, 4 महीने के लिए घूमने चला जाऊं, तो ये दोनों चीजें मेरे पास लगातार आती रहेंगी। मेरे पास समय भी और पैसा भी कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि टीम सिस्टम से जुड़ चुकी है ना। इस बात को आप समझें। जनरेशन इनकम सिक्योरिटी, हम रहें ना रहें, लेकिन पैसा बंद नहीं होना चाहिए, इनकम बंद नहीं होना चाहिए, हमारे घर की आर्थिक स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए। ये दे सकता है बिजनेस, इसीलिए अपने को बिल्ड करना है, इसीलिए अपनी क्वालिटी को निखारना है। नेम एंड फेम, क्यों करो इस बिजनेस को बिल्ड करोगे? क्योंकि ये आपको आपकी पहचान को फैला देगा। नॉर्मल बंदे की पहचान क्या होती है? रिश्तेदारियों में या अपने कामकाजी लोगों में बस। लेकिन ये आपकी पहचान को पहले सिटी से लेकर के, स्टेट से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा देता है। यानी सैकड़ों लोगों से शुरू करके हजारों लोगों के शुरू करते हुए लाखों लोगों में आपकी पहचान चली जाती है। लोग आपको जानने लगते हैं, लोग आपको पहचानने लगते हैं, है ना। या आपका नेम फेम बनता है, सोशल सर्कल बनता है। आपकी एक आवाज पे सैकड़ों और भविष्य में हजारों लोग आपकी एक आवाज पे खड़े हो सकते हैं आपको सुनने के लिए। ऐसा इतना सोशल सर्कल आपके लिए तैयार हो जाता है। टूर एंड ट्रैवलिंग, घूमना फिरना, एंजॉय करना, अलग 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 जो हमारे पॉइंट होते हैं घूमने वाले, वहां पे जाना, हर जगह देखना। जिंदगी क्या है साथियों? जिंदगी कर गुजरने के लिए नहीं है, जिंदगी इंजॉय करने के लिए भी होती है। और ज्यादातर लोग सारी जिंदगी काम 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 करके कब बूढ़े हो जाते हैं उनको पता नहीं चलता। जिंदगी की सारी सदर, सारे इमोशंस, सारी भावनाएं दब के रह जाती हैं। लेकिन अगर आप 2 से 5 साल में फ्री होते हैं तो आपके पास फिर बहुत बड़ा समय है कि आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, आउटिंग कर सकते हैं, छुट्टियां बता सकते हैं, अपने परिवार को घुमा सकते हैं। तो ये सारे समय, वैसे तो आरसीएम बिजनेस को बिल्ड करते करते बहुत घूमने को मिल जाता है। फ्रीडम फ्रॉम बॉस या फ्रीडम फ्रॉम जॉब, आप जॉब से आजाद हो सकते हैं, आप बॉस शब्द से आजाद हो सकते हैं। इसीलिए अपने को इसको बिल्ड करना है, इसीलिए अपनी लीडरशिप को निखारना है। अचीव ऑल ड्रीम्स, जिंदगी के जो भी सपने आपने सोचे होंगे वो सारे के सारे सपने पूरे करने की ताकत इस बिजनेस में मात्र 2 से 5 साल में आप हर चीज हासिल कर लोगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका निखार इतना बढ़िया आ जाएगा, जो बंदा 4 लोगों के सामने खुल के बात नहीं कर सकता था, आप सैकड़ों हजारों लोगों में दहाड़ने लायक बन जाओगे। इतना कॉन्फिडेंस, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है कि आप लोगों के मार्गदर्शक बन जाते हो, आप लोगों के रोल मॉडल बन जाते हो। लोग आपको प्यार करने लगते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं। लोग कहते हैं कि वाह यार, अपलाइन हो तो ऐसा हो, व्यक्ति हो तो ऐसा हो, है ना। लोग आपके साथ फोटोग्राफ लेना पसंद करते हैं, आपकी ऑटोग्राफ लेना पसंद करते हैं। आप एक सेलिब्रिटी स्टाइल हो जाते हो भविष्य में चल के। जैसे आज हमारे सभी कोर लीडर हैं, सभी कोर लीडर्स को कितना आज पूरा हिंदुस्तान पलकों पे बैठाता है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन है पूरे देश के लिए, पूरे देश के बिजनेस के लिए, आरसीएम के लिए। जिन हालातों में उन्होंने काम किया है, आज तो उससे हम कहें कि 1000 गुना अच्छे हालात हैं सर, 1000 गुना, है ना। हेल्प टू नेशन, आप देश की मदद कर सकते हैं। और देश की मदद करने, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कितने लोग हैं जो देश की मदद करना चाहते हैं, तो सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, देश की मदद करने का मतलब बॉर्डर पे जाके गोली खा के मरना नहीं होता। देश की मदद का मतलब है कि आप देश के अंदर रह के भी देश का नवनिर्माण कर सकते हो, जैसे कि टीसी सर कर रहे हैं। जैसे कि हम, अगर आपकी वजह से हजारों लोगों में तंदुरुस्ती आ जाए तो ये देश की सेवा नहीं है? आपके खुद चलने की वजह से सैकड़ों लोग इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएं, आप भविष्य में सैकड़ों लोगों को रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर बना के खड़ा कर दें, तो ये देश की आर्थिक मदद नहीं है? सोचो जरा। किसी को रोजगार दे जाना, इससे बड़ी देश सेवा क्या हो सकती है? लोगों को घर घर तंदुरुस्ती दे देना, इससे बड़ी देश सेवा क्या हो सकती है साथियों? सोचो जरा। तो जब ये सब हमें मिल सकता है एक अच्छी लीडरशिप के बदले, तो हमें अपनी लीडरशिप को क्यों नहीं निखारना चाहिए, क्यों नहीं इस बिजनेस को करना चाहिए? तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं, बेसिक क्वालिटी ऑफ ग्रेट लीडर्स। एक लीडर के अंदर बेसिक क्वालिटीज क्या होती हैं, अभी आप अपने आप को चेक करोगे। बस सभी साथी, जितने भी साथी अभी है ना, तो अपने आप लिख के टिक मारते जाना कि ये मेरे अंदर है और ये मेरे अंदर नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क लगा देना जहां सुधार की जरूरत है। चलिए चलते हैं। सबसे पहला, ड्रीमर। एक ग्रेट लीडर वो होता है जो ड्रीमर होता है।
जिसको क्लियर होता है कि वो काम क्यों कर रहा है। मैंने पीछे ड्रीम्स की बात करी, तो इसमें से आपका ड्रीम क्या है? क्या आपका आर्थिक आजादी पाना ड्रीम है? टाइम फ्रीडम ड्रीम है? जनरेशन सिक्योरिटी ड्रीम है? पैसिव इनकम ड्रीम है? इनकम ड्रीम है? लाखों रुपए महीना कमाना आपकी ड्रीम है? अच्छा घर बनाना आपका ड्रीम है? 4 चक्का कारों पे चलना आपका ड्रीम है? देश के लिए कुछ करना आपका ड्रीम है? क्या ड्रीम है आपका? क्लियर करें आपका ड्रीम क्या है। इतनी जल्दी रॉयल्टी बनना या इतनी जल्दी टेक्निकल बनना आपका ड्रीम? मैंने पहले दिन बताया कि मेरे 2 चीजें क्लियर थी। मैंने पहले दिन कहा था कि मैं तैयार हूं सर इस बिजनेस में, मुझे इस बिजनेस में सफल होना है, रॉयल्टी टेक्निकल जैसा मुकाम चाहिए। ये शब्द मैंने पहले दिन अपनी अपलाइन को बोल दिया, तो मेरा ड्रीम बन गया वो मेरा टेक्निकल जाना। तो मैंने समर्पित था कि जो आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, उसके लिए जो आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, मुझे रॉयल्टी टेक्निकल चाहिए। क्या ये बात आप अपनी अपलाइन को बोल सकते हो? अपना समर्पण और टारगेट, ये 2 चीजें आप दे के देखो अपनी अपलाइन को, आपको कहां से कहां लेके जाते हैं साथी। फिर किंतु परंतु नहीं करना, फिर समर्पित हो जाना है पूरी तरह से, तो आपके ड्रीम पूरे होंगे। तो क्या आप ड्रीमर हो? आपके पास क्लियर कट गोल है? आप किस लिए कर रहे हो? लोगों को ज्वाइन होने के 6 महीने तक ये नहीं पता चलता कि मैं कर क्यों रहा हूं। बस भाग रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अगर चल गया तो। अरे नहीं चलेगा सर, कोशिश वालों का चलता उन्हीं का है जिनके अंदर सपनों की ताकत होती है, ड्रीम होते हैं क्लियर कट। दूसरा, ड्रीम बन गए, दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो आपका ड्रेस कोड चाहिए, परफेक्ट ड्रेस कोड। आपको देख के लगना चाहिए कि यू आर ए लीडर। आपके पहरावे से, आपका पहरावा भीड़ से अलग होना चाहिए, उसमें शाइनिंग होनी चाहिए, साफ सुथरा, एकदम एकदम साफ सुथरा पहरावा। अगर आप लुक की बात करें, जूतों से शुरू हो तो जूते एकदम चकाचक रोज पॉलिश होने चाहिए, जूतों पे मिट्टी नहीं होनी चाहिए। आप कहीं बाइक पे जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, तो वहां पहुंचने से पहले जूतों की तरफ नजर मारो। अगर मिट्टी आ गई, गंदगी होगी, धूल जम गई, तो पहले उसको झाड़ के साफ करो, ये जरूरी है। आपकी शाइनिंग, आपके ड्रेसिंग, अगर आप व्हाइट शर्ट पहनते हो, आप बाइक पे चल रहे हो, तो इस बात को समझो, आप एक अलग शर्ट रखो ऊपर से। उस शर्ट को ओवर साइज की शर्ट होनी चाहिए, उसको बंद कर लो कफ से और इधर से पूरा बंद करके चलो। और जहां पे जाना मीटिंग करने, वहां जाने के बाद ऊपर की शर्ट निकाल के बैग में रख लो और नीचे से व्हाइट की व्हाइट शर्ट निकल आएगी, आपकी शर्ट गंदी नहीं होगी। ये नहीं कि उलझा हुआ बिल्कुल मिट्टी से भरे हुए और हमदम, एकदम इस्त्री की हुई, प्रेस की हुई होनी चाहिए एकदम, है ना। टाई लगा के चलो, टाई आपको भीड़ से अलग करती है, टाई आपको सीनियर दर्शाती है। टाई लगाने में संकोच मत करो, शर्म मत करो। टाई 10 लोग बैठे हुए हैं, उसमें एक बंदे ने टाई लगाई है, तो बताने की जरूरत नहीं कि इसमें सीनियर कौन है। टाई आपको नॉलेजफुल कहलवाती है, कि बंदा फालतू सवाल नहीं करता, वो सोचता है कि इसने टाई लगा रखी है तो बंदा नॉलेजफुल ही होगा। लेकिन टाई की लेंथ आपकी बेल्ट तक होनी चाहिए, ना ऊंची ना नीची। आपका ड्रेस कोड एकदम टनाटन। आप अगर दाढ़ी शेव करते हो तो रोज शेव करें, शेव करते हो तो रोज शेव करें, ट्रिम करते हो तो टाइम टू टाइम ट्रिमिंग करवाएं, बालों की कटिंग को बिल्कुल मैनेज करके रखें। आपका पहरावा एक कोर लीडर की तरह दिखना चाहिए। जैसे आप कोर लीडरों को देखते हो ना, आप चेक करो, अगर आपने वहां तक जाना है तो आपका वैसा पहरावा है क्या, है ना। अशोक जी का पहरावा चेक किया करो, क्या आपने अगर अशोक जी वाले लेवल पे जाना है तो आपका पहरावा अशोक जी जैसा है। चेक करो इन सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज बी स्माइलिंग। एक अच्छा लीडर हमेशा कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बात करता है, एकदम अंदर से प्रसन्नता, अंदर से अच्छी फील कि जिंदगी तो बन गई समझो। मतलब मुझे सिर्फ एक प्रोसेस फॉलो करना है, लाखों रुपए महीना तो आ गया समझो मेरे घर पे। जब एक माँ, जिस दिन प्रेगनेंसी की खबर मिलती है ना, उसी दिन एक माँ की फीलिंग में आ जाती है, उसी दिन कि मैं अब माँ बनने वाली हूँ। तो उसी तरह जब आपने आरसीएम का ड्रीम बना लिया ना कि मुझे टेक्निकल जाना है, उसी दिन वही फीलिंग लेके चला करो कि मैं टेक्निकल का, तो वहां पहुंचने का प्रोसेस है, बस बन गया मैं। आज से 2 साल बाद मैं, 1 साल बाद मैं टेक्निकल ही हूं, ऐसा मान के चलो। बस वो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, वही फीलिंग, वही भावनाएं, वही सब कुछ। मान लो आपकी लॉटरी निकल गई 1 करोड़ की, को पता चले कि लॉटरी निकल गई, बस इसकी जो डिलीवरी है वो अगले साल होनी है, तो आपका कॉन्फिडेंस तो उसी दिन से बन जाएगा ना करोड़पतियों वाला। बस वही है साथियों। तो वही वही भावना है, वही सोच आपकी बननी चाहिए कि मैं जब टेक्निकल बन जाऊंगा तो क्या करूंगा, कैसे करूंगा, वो फीलिंग लेते रहिए, तो ऑलवेज स्माइलिंग बनी रहेगी तभी, है ना। जब अंदर से हम
फील अच्छा नहीं लेते ना, तो अंदर से वो वेल फीलिंग नहीं आती। तो वह जरूरी है, एक अच्छे लीडर का गुण है। तीसरा, परफेक्ट प्लान श्योर। आप सोचिए कि अगर आप एक अच्छा प्लान नहीं दिखा रहे तो क्या आप रोयल्टी टेक्निकल अचीवर बन जाएंगे? सोचो, प्लान नहीं दिखाना आता तो बार बार सीखिए, यही वो महामंत्र है, यही वो आपका हथियार है जो आपको टेक्निकल तक लेके जाएगा। अगर आपको प्लान ही नहीं बताना आता, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं, आपको प्रोडक्ट नहीं बताने आ रहे, आपको आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताना आ रहा कि पहले ऐसे खरीदते थे अब ऐसे खरीदेंगे और ये खरीदारी के बेनिफिट्स हैं, ये शब्द अगर आपको क्लियर करने नहीं आ रहे तो टेक्निकल आ जाएगा? आप बताओ कैसे आएगा? किसी कीमत पे नहीं आ सकता साथियों। तो परफेक्ट प्लान श्योर बने। नहीं आता तो सीखें, सबसे पहला काम है। करने वाला काम तो यही है ना, प्लान दिखाना, और कोई काम ही नहीं है ना। अभियान प्रचार जिसको टीसीजी बोलते हैं, कि अभियान प्रचार जिसको पहले हम प्लान श्योर बोलते हैं, तो यही तो करना है अपने को। डेली वर्किंग लाइक आईबीओ। कई लोग ऐसे हैं जिनको प्लान दिखाना आता है लेकिन अंदर वो लीडर मर गया है और वो प्लान दिखाते नहीं। जिनको दिखाना आता है वो दिखा नहीं रहा, और जिसको नहीं दिखाना आता वो तो दिखाएगा ही क्या? ये भी बात है। तो इसीलिए अगर हमें प्लान दिखाना आ गया तो फिर अपने को टेक्निकल की तरफ जो चीज लेके जाएगी वो लेके जाएगी डेली वर्किंग। एक ग्रेट लीडर की क्वालिटी क्या होती है कि वो रोजाना फील्ड में रहता है, रोज फील्ड में रहता है, रेयरली। एक आईबीओ की तरह, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर की तरह, अपने सपनों के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ वो रहता है कि मैं किस लिए काम कर रहा हूं, मुझे जाना कहाँ है, मैंने सारी जिंदगी काम नहीं करना, मैंने फ्री होना है एक बड़ी टीम का निर्माण करते हुए। तो एक जो बेसिक क्वालिटी में एक लीडरशिप का आता है वो डेली वर्किंग आती है। उसको कोई धक्का नहीं लगाता, उसको कहता नहीं कि आप काम करो, वो खुद ही करता है, क्योंकि उसकी जिंदगी, उसका करियर, उसका भविष्य, उसका फ्यूचर, उसको उसने कारों पे चलना है, उसने लाखों रुपए महीना कमाना है, उसने टेक्निकल अचीवर कैटेगरी में आना है। वो डेली वर्क करता है। आप अपने आप को चेक करो कि आपका डेली शेड्यूल है। आप एक हफ्ता एडवांस का शेड्यूल बना के चलते हो क्या? एक महीना एडवांस का शेड्यूल बनाते हो? एक महीना नहीं तो कम से कम एक हफ्ते का एडवांस शेड्यूल होना चाहिए। कल क्या करना है, परसों क्या करना है। जैसे टीसी सर कहते हैं कि हमें एक डायरी तैयार करनी है ना, तो वो डायरी अगर हमारी है तो हमें पता है कि हमें क्या 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 करना, तो उस चीज को लेके चलना साथ। ऑलवेज अपलाइन फॉलोअर्स मैं हूं। मैं आज भी मेरी अपलाइन का फोन आ जाए ना कि अभी तुरंत दिल्ली आओ, तो मैं को किंतु परंतु नहीं करूंगा, मैं चढ़ जाऊंगा, दिल्ली चलूंगा। कुछ भी कहते हैं, मैंने उसके ऊपर कभी किंतु परंतु किया ही नहीं। ऑलवेज अपलाइन फॉलोअर्स। विजय कुमार जी, ये बीच में जो लाइन है ना, इसको छेड़े नहीं सर, कोई स्क्रीन को ना टच करें बस, है ना। ऑलवेज ऑलवेज अपलाइन फॉलोअर्स। क्योंकि देखो, हम लोग खुशकिस्मत है साथियों, बाहर की दुनिया में लोग हमारी टांगे खींच के नीचे गिराते हैं, और यहां पे एक व्यक्ति आपका हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाना चाह रहा है। आपको कभी किसी रिश्तेदार ने कहा कि आप कार पे चलो? आपको कभी किसी रिश्तेदार ने, किसी पड़ोसी ने कहा कि आप लाखों रुपए महीना कमाओ? कहा? सोचो। लेकिन कौन कहता है आपको? वो आपका अपलाइन कहता है कि आप टेक्निकल बनोगे, आप लाखों रुपए महीना कमाओगे, आप कार पे चलोगे, आपके सपने मैं पूरे कराऊंगा। और वही व्यक्ति की हम बात नहीं मानते। लेकिन ग्रेट लीडर हमेशा अपनी अपलाइन की बात मानते हैं, उनको 100% फॉलो करते हैं, उनकी तरह बनने की प्रयास करते हैं। अगर आप एक आरसीएम बिजनेस में एक ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं तो आपकी बेसिक क्वालिटी में अपलाइन का फॉलोअर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी अशोक सर कह रहे हैं ना, तो मैं हूं, अपलाइन का फॉलोअर हूं मैं अपलाइन की डायरेक्शन, गाइडलाइन और रिलेशनशिप में ही चलता हूं हमेशा। किसी दिन मेरी अपलाइन से बात ना हो तो ऐसा लगता है कुछ कमी हो गई, तो वो टच में बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेट योर मंथली टारगेट्स। अब आते हैं स्टार्टअप की तरफ। ये सारे इधर वाले गुण आपने कर लिए, ये एक अच्छे लीडर का एक आपका बेस बन गया। अब करना क्या है? अब सेट योर मंथली टारगेट। अब आपको मंथ के शुरुआत में अपना लक्ष्य सेट करना है कि अब इस महीने क्या करेंगे। अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, बिगिनर नहीं बने तो बिगिनर को टारगेट बनाइए। बिगिनर बन गए तो स्टार्टर के लिए दौड़िए, स्टार्टर बन गए तो ओपनर के लिए दौड़िए, कंपनी टर्नओवर में आना है। ओपनर बन गए तो ईगल के लिए दौड़िए, ईगल बन गए तो रनर के लिए दौड़िए, रनर बन गए तो विनर, विनर बन गए तो स्टार, स्टार बन गए तो रॉयल्टी। रुकना नहीं है। सेट योर टारगेट, मंथली टारगेट सेट करो कि इस महीने कितनी ग्रोथ लेके आनी शुरू में, और उसको फिर 4 टुकड़ों में बांट देना।
4 टुकड़ों में बांट के उसके काम करना है। टारगेट बन गया, 4 टुकड़ों में बांट दिया, पहले हफ्ते में इतना करेंगे, दूसरे हफ्ते में इतना करेंगे। फिर क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग पेपर वर्क डिजाइन करें, एक क्लियर कट पेपर वर्क कि इसके लिए मुझे इतने लोगों को कंसिस्टेंसी प्लान में लाना है, इतने लोगों का ये अचीव करवाना है। अगर मैंने स्टार्टर बनना है तो 2 लोगों की बिगिनर को फाइट कराना पड़ेगा मुझे दोनों ग्रुप में, या इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर है तो आपकी अपलाइन आपको गाइड कर देंगे आपको क्या क्या करना है। तो उसका एक पेपर वर्क तैयार कर लें। अगर आप पेपर पे अचीवर बन गए तो आप फिजिकली भी बन जाओगे, और पेपर पे अचीवर बनने के बाद उसको लगातार फॉलो अप करना है, वही करना है जो अपलाइन ने बना के दे दिया या आपने अपलाइन से डिस्कस करके बना लिया। उसी के ऊपर फिर ये सारी चीजें आईबीओ बन के पूरा जबरदस्त तरीके से करना है। ये करते हैं ग्रेट लीडर, जो ग्रो करते हैं ना वो यही करते हैं। आप चेक करते जाओ साथ के साथ, अगर ये कर रहे हो तो ऐसा राइट लगाते जाओ, अगर नहीं कर रहे तो क्वेश्चन मार्क लगाओ कि मैं क्यों नहीं कर रहा। मंथली टारगेट आपके पास होना चाहिए, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पेपर वर्क होना चाहिए और एक फॉलो अप करना सही तरीके से। और उसके बाद एक अच्छा लीडर की एक और खूबी होती है, ऑलवेज टाइम पंक्चुअल। वो हमेशा समय का पाबंद रहता है। जो दिया गया टाइम उससे 5 मिनट पहले पहुंचना। टीसी सर कहते हैं समय पे पहुंचना लीडरशिप नहीं है, समय से पहले पहुंचना लीडरशिप है। तो इसीलिए हमेशा एक अच्छा लीडर वही होता है कि जो समय का पाबंद रहता है। आपने जो भी मीटिंग सेट करी, मुलाकातें सेट करी, वहां पे 5 मिनट पहले पहुंचिए और उनको बताइए कि मैं 5 मिनट पहले आऊंगा। पहले बताइए कि मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा सर आप, लेकिन रहिएगा। यह ना हो कि मैं पहुंच जाऊं और आप इधर उधर रहें। तो उनको पहले बोलिए, अपनी पंक्चुअलिटी उनको बता दीजिए कि ये जो अपना टाइम डिस्कस हो रहा है मैं इससे 5 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा, बस आप इधर उधर मत रहिएगा। ताकि ये ना हो कि आप पहले पहुंच जाओ और वो बंदा इधर उधर हो ही नहीं, या वो मीटिंग में उस तरह का प्रबंध ही ना किया हो, तो आपके पहले पहुंचने का क्या फायदा। सामने वाले को भी अलर्ट करना है कि मैं समय का पाबंद आदमी हूं भैया, तो फिर वो भी सीरियस हो जाएंगे। अगला क्या है, ऑलवेज लर्नर। जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा लर्नर होते हैं, वो हमेशा अलग अलग तरह की किताबें पढ़ते रहते हैं। अगर आप अच्छे लीडर हो तो आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो बताइए। अच्छा लीडर बन रहे हो ना, तो कौन सी इन दिनों अगर सवाल पूछा जाए कि भैया आप इन दिनों कौन सी किताब पढ़ रहे हो, बताओ। तो अगर आप चुप कर गए तो इसका मतलब है कि आप अच्छे ग्रेट लीडर वाले क्वालिटी में नहीं हो। एक लीडर हमेशा एक बुक को लगा के रखता है, चाहे 2 पेज पढ़ो, सिर्फ 2 पेज, लेकिन रोज पढ़ो। ये रूटीन रहनी चाहिए एक अच्छे लीडर की, वही ग्रेट लीडर होता है साथियों। अच्छा लर्नर होता है, तभी तो वो आगे जाता है, तभी तो भीड़ से अलग बातें निकलती है उसकी जुबान से, तभी तो लोग उनको फॉलो करते हैं। अगला, ऑलवेज कमिटेड। जुबान दे दी तो दे दी, हर बात में कमिटेड होना है। टारगेट बना लिया तो उसके प्रति कमिटेड, किसी को मिलने जाना तो उसके प्रति कमिटेड, अपलाइन को कोई वादा कर दिया तो उसके प्रति कमिटेड। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। जब मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं तो मैं खुद के भी नहीं सुनता, ऐसा एटीट्यूड भी। जुबान है ना यार, सबसे बड़ी चीज तो जुबान है ना। जुबान के दम पे तो सारा सिस्टम खड़ा होता है। तो अगर हमने अपनी जुबान की वैल्यू नहीं करी कि ये बोला है और करके दिखाना है, तो फिर हम लीडर किस बात के हो गए। किसी से वादा कर लिया ना तो सोच समझ के करो सर, 10 बार सोचो वो बोलने से पहले। लेकिन वादा कर दिया ना तो फिर वादा आपकी जुबान हो जानी चाहिए। यार जुबान मतलब ऐसा होना चाहिए कि स्टाम्प पे लिखी हुई बात बदल सकती है लेकिन मेरी जुबान नहीं बदल सकती। ऐसी चीज पैदा करो अपने अंदर, ऐसी कमिटमेंट अपने अंदर जिस दिन पैदा करोगे ना, आप ग्रेट लीडर तब कहलाओगे, दुनिया आपको फॉलो करेगी। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप किसी कमजोर व्यक्ति को अपना लीडर बनाओगे या आदर्श बनाओगे, अपना मेंटर बनाओगे? किसी कमजोर लीडरशिप वाले व्यक्ति को पसंद करोगे आप? तो आपके जहन में जवाब आएगा नहीं। तो भैया फिर लोग आपको क्यों अपना लीडर माने, और जब तक लोग आपको अपना लीडर नहीं मानेंगे तब तक आपकी टीम खड़ी होने वाली नहीं है। राज की बात यही है, लोग रोते हैं मेरी टीम क्यों नहीं बनती, क्योंकि आप लीडर नहीं बनते। जिस दिन आप लीडर बन जाओगे टीम तो बनना शुरू हो जाएगी। आप ये सारी चीजें अपने अंदर ले आओ तो टीम बनेगी धड़ाधड़ धड़ाधड़। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, एक मजबूत कम्युनिकेशन आपका अपलाइन के साथ भी रहना चाहिए, डाउनलाइन के साथ भी रहना चाहिए। आप इजी अवेलेबल रहने चाहिए। स्वर्गीय श्री सतीश पंडित साहब क्या कहते थे, लोग लोगों को छोड़ जाते हैं इसीलिए बिजनेस छूट जाता है। लोग लोगों को छोड़ जाते हैं इसीलिए बिजनेस छूट जाता है। यानी कि लोग जब आपको पसंद नहीं कर रहे तो आपके साथ क्यों रहेंगे।
अगर लोग मुझे पसंद करेंगे तभी मेरे साथ रहेंगे, और मुझे पसंद कब करेंगे, जब मेरे से इजीली अटैचमेंट बनी रहेगी। आप कोई फोन कर रहा है, आप उठा नहीं रहे, मिस कॉल होगी तो बैक कॉल नहीं कर रहे, अपलाइन कर रहा है तो भी नहीं आप उठा रहे, डाउनलाइन कर रहा है तो कभी इग्नोर कर रहे, कोई बात नहीं, मूड होएगा तो बात करेंगे। तो ये कम्युनिकेशन कमजोर हुआ कि स्ट्रांग हुआ? क्या ये एक लीडर वाला है? आप किसी किसी कोर लीडर को फोन करके देखो, मजाल है कॉल मिस हो जाए, अगर मिस हो गई तो बैक कॉल आएगी, 200% गारंटी है, बैक कॉल आएगी ही आएगी कि भाई साहब आपने कॉल करी थी, मैं मीटिंग में था, आदेश करें। ये कम्युनिकेशन आपके अंदर है क्या? अगर कोड जाना है, टेक्निकल जाना है, तो वो कम्युनिकेशन भी तो अपने को मजबूत करना पड़ेगा। आपके आपके साथ संपर्क करना इजी होना चाहिए। मिस कॉल हो गई ना आप किसी मीटिंग में, तो बैक कॉल करना हमारा धर्म है इस बिजनेस में। धर्म, कर्म नहीं, कल्ला, धर्म भी साथ में है, ये अपने को कम्युनिकेशन मजबूत करना है। ये एक बार गुरुदेव स्क्रीन को किसी ने छेड़ दिया हुआ है। नहीं, अभी आ रही है आपके पास? हाँ, स्क्रीन तो आ रही है सर, ये एक लकीर जो है किसी ने इस पे बना हाँ, दिया है। कोई बात नहीं, एक एक की कोई बात नहीं सर, और सारे साथी से निवेदन है कि और साथी को स्क्रीन ना छेड़े, और ये भी आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। मेरे को मीटिंग के बाद कॉल करना है, एक सेटिंग चेंज करनी होती है, फिर कोई भी पेंसिल नहीं चला पाएगा उस पर। ठीक है साथियों, चलो अभी आगे चलते हैं। एक अच्छे लीडर के क्वालिटी में आगे क्या होता है? एक नाइस रिलेशनशिप होती है टीम के साथ, एकदम एक अच्छी सी रिलेशनशिप, एक एक पारिवारिक रिलेशनशिप। लेकिन उस पारिवारिक रिलेशनशिप में पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। आप हर दुख सुख में खड़े हो उनके साथ, हर तरीके से उनके साथ स्टैंड करो, लेकिन पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, बस एक बात का ध्यान रखना। उसके अलावा आप हर तरह से एक अच्छी रिलेशनशिप बना के रखिए टीम के साथ, उनका हालचाल पूछिए। कभी भी कॉल करते हैं तो सीधा बिजनेस मत पूछिए, पहले परिवार का हालचाल पूछिए, घर का खैरियत, सारी चीजें पूछने के बाद आप बिजनेस पे आइए। यह बात जरूरी है। एक अच्छा रिलेशनशिप आपका टीम के साथ बनेगा, अपलाइन के साथ बनेगा, डाउनलाइन के साथ बनेगा, तो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे तो बिजनेस कैसे छूटेगा? इस बात को आप समझें। डील अदर्स विद रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। चाहे आपसे टीम में कुछ छोटा है, चाहे कैसा भी है, लेकिन अपने को रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज ही यूज करनी है। कभी भी तू तड़ाक नहीं चलता हमारे इस बिजनेस में। हाँ, प्यार मोहब्बत में कभी कभार रिलेशन करीब हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन वो भी मोहब्बत में। वैसे खड़ी लैंग्वेज में कभी नहीं बात होती सारी इस बिजनेस। रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, मैं तो ये कहूंगा आप कह के ही बोलिए हमेशा। तू तड़ाक वाली भाषा यहाँ नहीं चलती। जो लोग तू तड़ाक वाली भाषा बोलते हैं फिर वो ज्यादा देर रहते नहीं है, या फिर उनकी टीम नहीं बन पाती, बड़ी देर लटकते रह जाते हैं। लेकिन वो बात, एटीट्यूड बहुत कूल रखना है यहाँ पे, बहुत विनम्र एटीट्यूड रखना है यहाँ पे। वही लोग एक बड़ी टीम का निर्माण कर पाएंगे, वही ग्रेट लीडर होते हैं, वही लोगों के आने वाले समय में एक बड़े रुतबे कायम होते हैं साथियों। डील अदर विद रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, ध्यान रखना है। ऑलवेज पॉजिटिव इन एनी सिचुएशन, हमेशा हर हाल में पॉजिटिव रहना है। अशोक जी को पता है कि आरसीएम में गवर्नमेंट जांच के दरमियान बहुत सारा ऊपर नीचे हुआ, बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ, टीमें रीबिल्ड करनी पड़ी नए सिरे से। आज मेरा आप अमराल्ड का लेवल देखते हो ना, ये सिंगल अमराल्ड नहीं है, ये डबल अमराल्ड है, यानी दोबारा नए सिरे से, जीरो से दोबारा खड़ा किया हुआ अमराल्ड है। दोबारा बोले, एक बार तो किसी भी तरीके से सक्सेस हो गया होगा, तो दोबारा होके दिखाओ, तो वो दोबारा है ये नए सिरे से। तो हमने कभी भी हालातों में नेगेटिविटी आने नहीं दी, बोले पहले कर लिया तो अब भी कर लेंगे यार, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, अब आरसीएम पहले से बढ़िया हो गया, अब गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो गया, अब तो सारी चीजें बढ़िया होगी, अब आरसीएम के प्रोडक्ट में इतनी बढ़िया क्वालिटी आ गई, जब पहले कर सकते हो तो अभी क्यों नहीं कर सकते? तो करके दिखाया, चैलेंज लिया खुद के साथ। अब लगातार आगे बढ़ रहा है बिजनेस, स्ट्रांगली, मजबूती इसका, और अच्छे अच्छे लोग आगे, बढ़िया क्वालिटी पीपल्स आ गए, है ना। तो परमात्मा जब ऊपर नीचे लेके जाता है ना, तो आपको निखारता है। कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलते तो फेड अप होने की जरूरत नहीं है, परमात्मा को इम्तिहान ले रहा होता है। परमात्मा इम्तिहान ले रहा होता है कि आप लाखों रुपए महीना झेलने के लायक हो कि नहीं, आप वहां तक पहुंचोगे तो वो क्वालिटी आपके अंदर आई कि नहीं आई, कहीं बड़ी इनकम आने के बाद आपका दिमाग तो नहीं घूम जाएगा। तो इसीलिए आपको फटके दे दे के, झटके दे दे के परमात्मा परखता है, तो घबराना नहीं है। आप कहते हैं मिट्टी का घड़ा भी लेने जाते तो उसको ठोक बजा के देखते हो सभी तरह 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 से। वो 100 रुपए का घड़ा खरीदने के लिए जब इतना ठोकना बजाना पड़ता है, तो परमात्मा आपकी जिंदगी बदलने वाला, आपको जिंदगी भर के लिए फ्रीडम देने वाला है, आपको लाखों रुपए महीना देने की तैयारी कर रहा है परमात्मा, तो थोड़ा ठोक बजाने का हक तो उसको है ना।
इसलिए घबराइए मत, किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है और अपने आप को निखारना है। गलती कहाँ हुई वो चेक करनी है। आगे अच्छा लीडर और क्या करता है सर? ग्रेट लीडर इन्वॉल्व ऑल फैमिली इन बिजनेस। जो ग्रेट लीडर होते हैं ना, वो हमेशा अपने परिवार को, क्योंकि एक चीज को समझिए आप, आपके लिए सबसे बड़ी पॉजिटिविटी घर है और सबसे बड़ी नेगेटिविटी भी घर है। अगर आपके घर में आपको निकलते हुए आरसीएम के लिए स्माइल मिल गई, अच्छा मिल गया, बहुत बढ़िया, दबा के करो तो आप छा जाओगे। घर से मिल गया कि क्या है, कुछ आता जाता तो है नहीं, क्यों पागल हुए पड़े हो, बिना वजह टाइम वेस्ट कर रहे हो, उधर जाना था इधर जाना था, तो आप टाइम वेस्ट करके आ जाते हो। तो मतलब वो कब होगा? जब आपका परिवार आपके इन्वॉल्व नहीं है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, आप हर महीने केवल एक दिन सेमिनार में अपने परिवार को एक मेंबर को जरूर लेके जाओ, बदल बदल के। अगर आप शादीशुदा, कभी पत्नी को ले गए, बड़े बच्चे हो गए तो कभी एक बच्चे को ले गए, कभी पिताजी को ले गए, कभी माता जी को ले गए, कभी, मतलब एक फैमिली मेंबर आपने बदल बदल के हर सेमिनार में लेके जाना ही जाना है। ये बांध लो सारा। आपके घर में पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। आपको पता होना, दुनिया जाए बाद में, लेकिन आपका घर का एक मेंबर जरूर आपके साथ जाना चाहिए फैमिली में। तो फैमिली में पॉजिटिविटी आएगी, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, फैमिली की आपके साथ सपोर्ट बढ़ेगी, तो आप कुछ भी कर जाओगे, कुछ भी नेगेटिव हालातों से लड़ जाओगे। तो मेरा भी लगातार पूरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। नेवर इंटरफेयर अदर पर्सनल लाइफ। कभी भी एक अच्छा लीडर किसी की पर्सनल लाइफ में जाके इंटरफेरेंस नहीं करता। एक लिमिट, एक पर्दा बना के रखना है, एक दूरी बना के भी रखनी है टीम से। उनके पर्सनल मैटरों में नहीं घुसना। मान लो पति पत्नी के बीच में कोई तनाव है, तो उसमें ज्यादा घुस के अंदर नहीं जाना। वो उनका पर्सनल है, वो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप ओवरऑल गाइड कर दो, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, वो इन चीजों में नहीं घुसना। यहाँ कोई ऐसा फैमिली मैटर चल रहा है तो उसके अंदर जब तक वो खुद ना बताएं, आपको पूछना नहीं है, आपने अंदर घुसना नहीं है। अगर वो बता भी रहे हैं तो उसमें भी एक लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट डालनी है आपने, और ओवरऑल गाइड कर देना है, और बहुत ज्यादा नहीं अंदर घुसना होता। क्योंकि आप जैसे ही लोगों की पर्सनल लाइफ में घुसते हो कि आप किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, फलाना धमकाना, तो वो अगले की यार पर्सनल लाइफ में जैसे ही घुसोगे तो बंदा पीछे हटने लगता है कि यार ये तो मतलब नहीं होना चाहिए। यानी कि लिमिट होनी चाहिए हमारी। एक ग्रेट लीडर हमेशा, आप चेक करो आपके टेक्निकल या आपके कोर लीडर कभी आपकी लाइफ में आके घुसते हैं? नहीं। तो नहीं घुसना है। पर्सनल लाइफ इज पर्सनल लाइफ, उसमें इंटरफेरेंस हमें अच्छे लीडर नहीं करते, और ग्रेट लीडर बनना है तो नहीं करना। ऑलवेज प्रमोट सिस्टम, ये लास्ट है। ऑलवेज प्रमोट सिस्टम। आपकी जुबान पे हमेशा सिस्टम की प्रमोशन रहनी चाहिए, अपनी नहीं। सिस्टम की प्रमोशन। सिस्टम की प्रमोशन क्या है? किताब, बी फॉर बुक्स। सिस्टम क्या है? BTFUZ, बी फॉर बुक्स। हमेशा किताबों की प्रमोशन रहनी चाहिए। टीसी सर की किताब है, बहुत शानदार, आदतों को बदलने का अभ्यास, उसकी रहना चाहिए। रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका, उसकी रहनी चाहिए। बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, उसकी रहनी चाहिए। बहुत सारी किताबें हैं, किताबों की प्रमोशन आपकी जुबान पे रहनी चाहिए, और आप खुद भी 2 पेज रोज किसी ना किसी किताब के रेगुलर पढ़ते जाओ। तीसरा, ट्रेनिंग की प्रमोशन रहनी चाहिए। जैसे कि सुबह टीसी सर का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है आरसीएम गुरुकुल, शाम को 8 बजे चलता है प्रोग्राम, तो उसकी रहनी चाहिए। फंक्शंस की जो मंथली सेमिनार्स आते हैं उनकी प्रमोशन, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी है 27 तारीख को, इसकी प्रमोशन ये रहना चाहिए। यू फॉर अपलाइन, अपलाइन की प्रमोशन रहनी चाहिए। बार बार ये बताओ कि मेरे अपलाइन ने ये कहा था, मेरे अपलाइन ने ये कहा था, मेरे अपलाइन ऐसे करते हैं, मेरे अपलाइन, मेरे अपलाइन, मेरे अपलाइन, 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 अपलाइन। आप करते जाओ। जो बात आप अपलाइन अपलाइन बोल के करोगे वो ज्यादा मान्य होगी। मैं मत करो, अपलाइन अपलाइन करो, वो ज्यादा मान्य होगी। और जेड फॉर जूम, जूम के साथ जुड़ना। सुबह मॉर्निंग सेशन में, दोपहर को 11:30 भी सेशन चलते हैं, फिर 1 बजे लेडीज का वुमेन एम्पावरमेंट का सेशन चलता है, रात को 8 बजे यूनिक एजुकेशन सिस्टम का चलता है। तो सिस्टम के साथ जोड़िए, ऑलवेज प्रमोट सिस्टम। कहीं भी खड़े हो तो आपको ये 5 चीजों में बातें करनी है अपनी टीम के साथ। ये चीजें आप करेंगे तो आप एक ग्रेट लीडर बन जाएंगे, और आप बड़े लीडर का बड़े बिजनेस का निर्माण कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो टॉपिक है आपके काम आया होगा। फिर कभी मिलेंगे, आगे की बातें और करेंगे। अभी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। मुझे आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू वेरी नाइस एंड ग्रेट लीडर मिस्टर अशोक कुमार सर, प्लीज वेलकम। बहुत 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 धन्यवाद गुरुदेव। आज वाकई
जिन आशाओं के साथ हम सबने आपको बुलाया था उससे कई ज्यादा आपने दिया था। और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज आपका सानिध्य हम सभी को मिला हुआ है। और वाकई सर इसीलिए मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। ये केवल आप चापलूसी नहीं आप इसको कर सकते। ये जो मैंने शब्द आपको बोले थे वो मेरी अंतरात्मा से निकले हुए शब्द थे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिल में जगह बना जाते हैं, और उन्हीं में से एक गुरुदेव जसवीर सर, क्या उनका पूरा परिवार मेरे दिल में जगह पाया हुआ है। मैडम पूजा अरोड़ा जी को आप सब जानते हैं कि आप इनके छोटे भ्राता की पत्नी हैं। एक ऐसा परिवार, मीनू बिल को आप लोग जानते होंगे, वो सर की धर्म पत्नी है, जो कि इस बिजनेस में पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, और एक बार इस पोर्टल पर आकर आप सभी को संबोधित भी की हैं कुछ 5-10 मिनट के लिए। एक बार सर और हमारे पोर्टल पर आए थे। तो ये पूरा परिवार सर हमसे बहुत ही मानसिक रूप से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैं बड़ा ही परम सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनका गुरु भाई। ये मेरे लिए जो है बड़ा ही सौभाग्य की बात है। ये मैं गर्व के साथ कर सकता हूँ कि एक ऐसे ग्रेट अपलाइन हमें मिले हैं कि कहा जाता है कि हम उन गुरुओं के चेले हैं जो कठिनाइयों में खेले हैं। और सर की अगर हिस्ट्री की बात करूं तो ऐसे कुछ इतिहास आपको नहीं पता है, मुझे पता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। क्रांतिकारी जो आरसीएम बिजनेस का संघर्ष हुआ था, जिसमें आप सब लोग जानते हैं, मैं पीछे थोड़ा लौट के ले जाना चाहता हूँ साथियों को, जहाँ पे 1 साल का ऐसा आंदोलन हुआ जो शायद आने वाले समय में उसकी कोई किताब लिखे ऐसा कोई व्यक्ति सामने आएंगे। आरसीएम के जो संघर्ष की कहानी थी उसमें जो है जब दिल्ली से बात नहीं बनी तो पूरी टीम जो है उद्योग मैदान जयपुर में कूच कर गई, और वहां पे लगभग लगभग मतलब वहीं पे गर्मी बीती, और वहीं पे सर्दी बीती, और वहीं पे बरसात बीती। आप कल्पना करिए उनमें से 400 से 500 कुछ ऐसे लोग थे क्रांतिकारी शहीद, जो कि वहां से टस से मस नहीं। और जहां तक मेरी जानकारी में है सर, गुरुदेव अपनी पत्नी, धर्म पत्नी जो प्रेग्नेंट थी उनके साथ उस धरना में लगातार सालों तक रहे, नहीं। और इनके बेटे का सर जन्म भी वहीं पे। हाँ, दो दो महीने ऐसा, का 2 महीने का बेबी था जब लेके गए थे सर। यस, 2 महीने हाँ, का दो बेबी था। महीने का था। तो सर ये अपने आप में इस कहानी को बताता है कि आज जो हमारे पोर्टल पर जो गुरुदेव आए हुए हैं, वो केवल शब्दों में एक चीज नहीं बता पा रहे थे सर, वो वाकई एक एक चीज उनके अनुभव और एक्सपीरियंस की बात है। और हम सब लोग लकी हैं सर, सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव का प्रोग्राम मिर्जापुर में लगा हुआ है नेक्स्ट मंथ में, दिसंबर महीने में। और पहला प्रोग्राम सर का बहराइच में फाइनल हो चुका है सर, 19 तारीख में, 19 नवंबर में। वो इन स्टेशनों के लोग लकी हैं सर। और मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर आपने आज समझ करके अगर उसको प्रोग्रामों को अपनी टीम में नहीं प्रमोट किया, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आप कितना बड़ा नुकसान करते हैं, क्योंकि वो पल कम कम नहीं आते हैं। आज मैंने गुरुदेव की पूरी रिकॉर्डिंग की है, लेकिन ये मैं